परेशानी हो रही है इसमें। 4 चैप्टर वाले क्वेश्चन मतलब 4 मार्क के क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत हो रही है आपको, तो कोई सा भी क्वेश्चन में अगर, हाँ, अगर याद ही नहीं कर रहा तो फिर आपकी गलती हो। याद कर रहे हो लेकिन याद हो नहीं पा रहा है, परेशानी जा रही है, बहुत सारे टेक्निकल टर्म ऐसी ऐसी हैं। अभी मैं एक इंग्लिश का क्वेश्चन देख रहा था, एक बच्चे ने शेयर किया, तो उसमें फ्लोरा और फोना करके शब्द आ रहा है। अजीब अजीब उटपटांग नाम आ रहे हैं। अभी छोटी क्लास को एक पढ़ा रहा था, तो उसमें जो है वो बच्चों को अभी ग्रेजुएशन ही नहीं पता है, मास्टर्स ही नहीं पता, और उसके आंसर में लिखना पड़ रहा है कि कल्पना चावला ने अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए कौन कौन सी पढ़ाई करी थी। तो उनको ग्रेजुएशन शब्द उनको पता नहीं, वो रट रहे हैं केवल कि ग्रेजुएशन का मतलब क्या होता है, मास्टर्स का मतलब क्या होता है ना। तो वो यही चीज आपके साथ भी है, अगर उस क्वेश्चन में ऐसी चीज आ रही है आपको समझ में नहीं आती मतलब क्या है इसका, किया क्या था उन्होंने, गांधी जी ने या असहयोग आंदोलन में उसमें हुआ क्या था। तो अगर वो उस ऐसे क्वेश्चन हैं और दिक्कत जा रही है ऐसे क्वेश्चन में, समझ ही नहीं आ रही कि मतलब क्या है, वो बताओ, डिस्कस कर लेंगे, आपको पक्के में याद हो जाएगा वो चीज। हाँ, अगर मेहनत ही नहीं कर रहे हो, याद ही नहीं कर रहे हो, तो फिर बात अलग हो जाती है, या फिर टाइम ही नहीं मिल रहा है इसका, तो बात अलग हो जाती है। अभी मौका है आपके पास अभी भी। अगर कोई सा भी क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है बड़े मार्क में, छोटे मार्क में तो हो जाएगा, फैक्ट वाले रहेंगे वो बन जाएंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद अगला जो चैप्टर है अपना, वो है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, शायद सबसे बड़ा चैप्टरों में से एक है। और आना कितने मार्क का, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। तो छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक आएंगे, जो अपन इसमें देख लेते हैं पहले। क्या क्या था उसके, जो जितना मेरे को नॉलेज है, हर बार मैं वही बोलता हूँ, मेरे को जितनी बातें पता है उसके बारे में, मैं सारी बातें आपके साथ हर एक टॉपिक के बारे में शेयर कर दूंगा, ताकि आपका जो है वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए, है ना। 2 मार्क में क्वेश्चन आना है और 2 ऑब्जेक्टिव आना है। तो ये रहा आपका पूरा खंड 2 है वो, जीविका अर्थव्यवस्था और समाज के अंतर्गत 2 चैप्टर आते हैं उसमें, भूमंडलीकृत विश्व का बनना और एक और है उसमें। तो स्टार्टिंग होती है वैश्वीकरण, जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो हम तो ऐसी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं जो मोटे मोटे पिछले 50 सालों से जो है वो डेवलप हुई है। लेकिन जैसा कि आप इस अध्याय में देखेंगे, कैसे भूमंडलीकृत विश्व बनने की प्रक्रिया, मतलब वैश्व हम इस तक पहुंचे कैसे। वैश्वीकरण जो है वो वर्तमान व्यवस्था है, एक देश दूसरे देश में जा रहा है, व्यापार कर रहा है, एक कंपनी दूसरे कंपनी में जा रही है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है वो दूसरे के देशों में व्यापार कर रही हैं। तो ये अभी का वर्तमान की स्थिति है। इसके पहले हम कैसे थे, जो स्टार्टिंग हुई वो कैसे विश्व बना, कैसे लोग इधर से उधर गए। अभी आप देखोगे इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री हैं वो ऋषि सुनक सुनक जी जो है वो इंडियन भारतवंशी है। कैसे पहुंच गए वो वहां पर, इंडिया से डायरेक्ट ऐसे फ्लाइट करके और वहां पर प्रधानमंत्री बन गए क्या? ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वहाँ ब्रिटेन की नागरिकता मिलना चाहिए, सिटीजनशिप होती है हर एक देश की, वो मिलना चाहिए, तब आपके वहाँ के नागरिक हो पाते हो आप। जैसे अगर आप भारत में पैदा होते हो, यहाँ पर आपका जन्म प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है, तो आप यहाँ के नागरिक बन जाओगे, है ना। और यदि, वैसे नॉर्मली यही होता है, जो व्यक्ति जहाँ पैदा होता है वो वहीं का नागरिक हो जाता है। इस इन केस में आप ऐसा बोलोगे कि भाई, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए भारत में रहता है और महिला अगर प्रेग्नेंट है और वो दूसरे देश में गए और वहां बच्चा पैदा हो जाता है, तो फिर क्या होगा, उसकी अपनी प्रोसीडिंग रहती है। उसको जो है वहां पर भारत में जो है प्रूफ देना पड़ेगा कि बच्चे का जन्म वहां पर हुआ था, है ना। तो वो मूल निवासी जो है वो जन्म के साथ नहीं होता, माँ बाप के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो वो केस बनेगा, एक रेयर अलग केस रहेगा। वो वहाँ की भारतीय उच्चायोग या दूतावास को जो है वो सूचित करेगा, और उसके ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भारत की नागरिकता तब भी मिल जाएगी उसको, क्योंकि उसके माँ बाप यहीं रहते हैं, वो घूमने के पर्पज से गए थे। दूतावास क्या होते हैं, दूतावास जो है उनको एम्बेसी बोलते हैं। जो दूसरे देशों में जो है वो भारत के, जैसे आपने राजदूत वर्ड सुना है, जो अंगद थे वो श्री राम के जो है वो राजदूत बनकर लंका में गए थे। तो किसी देश में जो है राजदूत या एम्बेसी या फिर जो हमारा दूतावास होता है, दूतावास जो है वो किसी देश के अंदर, जैसे मान लीजिए भारत में अमेरिका का दूतावास दूतावास होना, तो भारत में जितने भी अमेरिकी लोग आएंगे, वो लोग क्या करेंगे, वो अपने दूतावास के संपर्क में रहेंगे, दूतावास उसको, एम्बेसी जो है वो उस पर पूरी नजर रखेगा, कौन व्यक्ति आया, कब लौटा, सब कुछ जानकारी रहेगी। कोई परेशानी जाती है तो वो अपने एम्बेसी में ही कांटेक्ट करेंगे। तो क्या भारत में पाकिस्तान की एम्बेसी भी है? बिल्कुल है। क्या पाकिस्तान में भारत की एम्बेसी पे? बिल्कुल है। तो क्या भारत के लोग पाकिस्तान में रह रहे होंगे? बिल्कुल रह रहे होंगे। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, जैसे भारत में जो एम्बेसी है पाकिस्तान की, उसका जो चेयरपर्सन होगा वो राजदूत कहलाएगा पाकिस्तान का, है ना, एम्बेसडर बोलते हैं। तो वो राजदूत जो है उसको बहुत सारे अधिकार होते हैं। आपको याद है रामायण या रामचरितमानस में आप देखते हो, मैं थोड़ा सा हट गया हूँ इससे,
लेकिन वो जीके के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि राजदूत एम्बेसी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, और आपको पता ही होना चाहिए। अंगद जब गए थे राजदूत बनकर रावण के पास, तो आपने देखा होगा उसमें हनुमान जी भी गए थे, दोनों गए थे। तो बोले हनुमान जी का उदाहरण ले लेता हूँ। तो बोले, इसको जब हनुमान जी ने उल्टा सीधा बोला रावण को, तो रावण जला दी, लंका में आग लगाई, बोला जला दो इसको, मार दो। तो विभीषण बोलते हैं भाई साहब वो राजदूत है, आप उसको मार नहीं सकते, वो हमारे युद्ध जो विचारधारा है उसके खिलाफ जाएगा। आप राजदूत, अंगद भी उसी प्रकार से आए थे, तो अंगद को मार नहीं सकते आप, राजदूत है वो, अगर वो बुरा भला बोल भी रहा है तो आप। वैसे ही यहाँ पर भी केस रहता है। पाकिस्तान के नागरिक यहाँ पर हैं, उनका राजदूतालय है, एम्बेसी है, वहां पर जो है उसके 3-4 मेंबर्स भी होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, वो पाकिस्तानी होते हैं, लेकिन हम इंडियंस जो है उसको कुछ नहीं कर सकते। अगर वो भारत के खिलाफ भी बोलते हैं ना, तो वो बोल सकते हैं। हम पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई अपने राजदूत को बुला लो, ये उल्टी बयानबाजी कर रहा है, हमारे देश के खिलाफ बोल रहा है, हम उसको जेल में नहीं डाल सकते। तो ये राजदूत की पावर होती है। खैर, मैं इस टॉपिक पे कहाँ से आ गया। इस प्रकार से अभी की कंडीशन है ये। तो ये कैसे सिचुएशन हुई, कैसे बनी, हम दूसरे देश में अमेरिका जा रहे हैं तो क्या अमेरिका में भारतीय दूतावास होगा? बिल्कुल होगा। हम किसी भी दूसरी कंट्री में जाते हैं ना, तो वहां पर हमारा दूतावास हमें रखवाली के लिए होता है, एम्बेसी होती है, वहां पर हमारे लोग बैठे हुए रहते हैं। तो वहां पर हम जाकर एम्बेसी के कांटेक्ट में रहते हैं, है ना, दूतावास के कांटेक्ट में रहते हैं, भारतीय लोग हैं वो वहां पर रह सकते हैं, है ना। तो ये कंडीशन था, हम कैसे पहुंचे वो इस चैप्टर में देखते हैं। तो शुरुआत होती है खाने से, कि खाना जो है आप देखोगे अभी, आज से भारत के केस में मान लो आप अपने 100 साल पीछे चले जाते हो, 100 साल पीछे, मतलब देश की आजादी से भी पहले हो जाएगा मेरे ख्याल से, हाँ, 1920 के टाइम। तो अगर आप थोड़ा सा 100 साल पीछे जाओगे, तो आप पाओगे जो स्ट्रीट वेंडर्स है, सड़क है, पहली बात तो कई सड़कें ही नहीं होंगी आपके आसपास जो घर दिख रहे हैं, वो घर भी इतने बड़े बड़े नहीं होंगे, कच्चे घर होंगे, पूरा एरिया जंगल जैसा पड़ा हुआ होगा। जहां आज जिस सड़क के चौराहे पर फुल्की का ठेला लग रहा है या चाउमीन का स्टॉल लग रहा है, वहां पर फुल्की नहीं थी, वहां पर चाउमीन का ठेला नहीं था, वहां पर जंगल था। अगर आपको खाने के वो चाहिए, अगर खाने की जो दुकानें चाहिए, तो उसमें ज्यादातर दुकानें हलवाइयों की होती थी, जिसमें आपको किसी किसी दुकान पर समोसा मिल सकता है, जलेबी मिल सकती है, जलेबी का थोड़ा सा इतिहास और पुराना होगा, इमरती मिल सकती है, मिठाई मिल सकती है, दूध की मिठाइयाँ भारत में बहुत पहले से बन रही है, वो मिल जाएगा आपको। लेकिन आपको समोसा, चाउमीन, फुल्की, ये सब चीजें आज से 100 साल पहले नहीं मिलेंगी स्ट्रीट वेंडर्स पे, जो स्ट्रीट की दुकान होती है। तो ये कैसे खाना जो है वो आप, और उसके अगर और आप 200 साल से पहले, अगर 500 साल से पहले जाओ, 600 साल पहले जाओ, तो चांसेस है आपको आलू भी ना मिले, आपको आलू ही ना मिले। आप सोचोगे आलू ना मिले, ये कैसे हो सकता है यार, आज तो आलू हमारे मतलब रच बस गया है, हमारे हर चीज में आलू, सब्जी में आलू। आलू नहीं होगा, आलू के चिप्स के बिना लोग कैसे रह पाते होंगे? लेकिन रहते थे, 500 साल पहले भारत में आलू नहीं था, था तो बहुत कम था। ये यूरोपीय जब आए तब आलू उनके साथ लाए, तो फिर आलू रच बस। तो आप लोग सोच रहे हो कि फिर खाना क्या खाते थे? उस दौरान भी लोग जिंदा रहते थे, खाना खाते थे, सब साग सब्जी वगैरह भारत में होती थी, ऐसा नहीं है, लेकिन आलू नहीं था, और कई प्रकार की सब्जियां भी नहीं थी जो बाहर से आई हैं हमारे यहाँ, और रच बस गई हैं। अभी जो है, जैसे मान लो उदाहरण के लिए ब्रोकली, आप देख रहे हैं ब्रोकली जो है वो हरा जो गोभी आता है, फूल गोभी, वो कितने अच्छी तरह से जो है वो भारत में रच बस रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है। मशरूम देखोगे आप, लोग बाग खाने में मशरूम खाने लगे, सूप में मशरूम आने लगा आजकल। तो ये भारत में उससे पहले दूध की चीजें बहुत ज्यादा बिकती थी, 500 साल पहले, 600 साल पहले दूध से बनी हुई चीजें आपको ढेर सारी मिलेंगी, लेकिन ये नहीं था। तो फिर चैप्टर की शुरुआत ही इससे होती है, कि खाना कैसे, खाना जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाए। आप आज भोपाल में चले आओ, भारत के किसी बड़े शहर में चले आओ, जो ग्रामीण इलाका ना हो, वहां पर आपको चाइनीज और मोमोज जो है वो आम हो गए हैं, जो ये फूड है। फुल्की का स्टॉल तो आपको हर रोड पर मिल जाएगा, हर चौराहे पर मिल जाएगा भारत में। और फुल्की तो बहुत ज्यादा रच बस गई है। तो ये खाना कैसे ट्रेवल, फुल्की तो खैर मेरे ख्याल से भारत में ही जन्म है फुल्की का। हर एक खाने का ओरिजिन अलग अलग हो सकता है। आजकल उस पर बच्चों ने क्वेश्चन भी पूछा था शायद, किसी ने मुझसे पूछा था, आपकी क्लास में पूछा था, कि ये क्या होता है जो फूड की जो है वो की जाती है, कि ओरिजिनेट कहाँ से होता है, उसको कुछ बोलते हैं, मैं भूल गया, नाम से स्किप हो गया। हर एक, जैसे मान लो आप कई जगह पर लिखा बुरहानपुर की जलेबी, इंदौरी पैटिस, तो इसको कुछ बोलते हैं, जहाँ से मैं भूल गया उसका नाम, एक ये मेथड होती। जीआई टैग। जीआई टैग, हाँ, मीना नहीं पूछा था शायद। हाँ। तो ये जीआई टैग जो है वो खाने की वो दिखाता है कि लोकेलिटी के ये कहाँ से उत्पन्न हुआ,
है ना। तो जलेबी का भी है, पेटिस का भी है, सबका अपना अपना जीआई टैग है जो कि बताता है कि वो चीज कहाँ से आई है। सेम केस यहाँ पर भी हुआ। अच्छा, केवल खाना नहीं गया, चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही था, केवल व्यापार नहीं हुआ। आप शुरुआत में ही सबसे पहले इसके बारे में, रेशम मार्क के बारे में पढ़ोगे, सिल्क मार्क। सिल्क मार्क को ही हिंदी में रेशम मार्क बोलते हैं। तो इससे केवल रेशम नहीं जाता था चाइना से पूरे देश में, रेशम जाता था, मानते हैं बिल्कुल, इसी कारण से इसको रेशम बोलते हैं, लेकिन केवल रेशम नहीं गया। एक्चुअली में हुआ क्या, व्यापारी जब गए एक देश से दूसरे देश में, जैसे मान लीजिए चीनी व्यापारी गए, तो चीन में ज्यादातर बौद्ध धर्म था, उनके अपने रीति रिवाज थे। जब वो वहां पर गए और वहां पर रच बस गए, तो उन्होंने अपनी तरह से वहां पर जो है अपने धर्म का प्रचार किया, या धर्म को मानने लगे छोटे लेवल पर। और जब इनकी कम्युनिटी बढ़ती चली गई तो बड़े लेवल पे मनाने लगे, है ना। एक उदाहरण अभी लेटेस्ट का है, यदि भारत से कुछ लोग कनाडा गए हुए थे, बिजनेस के लिए गए थे, अच्छी पढ़ाई के लिए गए थे, और वहां पर भारतीय कम्युनिटी ज्यादा बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, तो वहां पर वो लोग अपने 33 त्योहार मनाने लगे। गणेश उत्सव के लिए यहाँ से मूर्तियां जाती हैं गणेश जी की, बाकायदा वहां बिठाते हैं। दिवाली मनाते हैं, पटाखे तो वहां पर भी मौजूद ही होते हैं। दिवाली बाकायदा पूजा करते हैं, वहां बड़े बड़े मंदिर बन गए हैं कनाडा में भारतीयों के, क्योंकि कम्युनिटी वहां पर रच बस गई, है ना। तो ये मार्ग जो थे केवल व्यापार की दृष्टि से नहीं थे, ये लोग जो है वो अपनी संस्कृति भी लेके गए, अपने हुनर भी लेके गए। आप इसमें पढ़ोगे एक उसके बारे में, जो हमारा कौन सा एक चटनी म्यूजिक, वो भारतीय कला के आधार पर जो है वेस्ट इंडीज पहुंची। वहां पर जो है चटनी म्यूजिक बहुत फेमस है, और वो भारतीय कला से पहुंची। तो केवल केवल खाना नहीं गया, संस्कृति भी गई, पूजन पद्धति भी गई, रीति रिवाज भी गए, मनोवैज्ञानिक तरीके भी गए कि यहाँ पर। अच्छा, एक और उदाहरण अभी आज ही मैं पढ़ रहा था, उसमें बोधि धर्म के बारे में। बोधि धर्म जो थे वो भारतीय वो थे, एक योग योग गुरु थे वो, और उन्होंने चाइना में जाकर जो है योग पद्धति थी। तो कई हद तक चाइना में जो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग है, मार्शल आर्ट जो फैला हुआ है, वो कई हद तक जो है वो बौद्ध धर्म की, कई हद तक, मैं पूरा नहीं बोल रहा एग्जैक्टली, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी हिस्ट्री होगी, बहुत बड़ा आर्ट है मार्शल आर्ट। तो चाइना और साउथ साउथ एशिया में जो, मतलब साउथ एशिया नहीं, साउथ जो कोरिया वगैरह है, कोरिया जापान वगैरह में अगर मार्शल आर्ट फैला है, तो कहीं ना कहीं हद तक जिम्मेदार है वो बौद्ध धर्म के माध्यम से गया है। वहां पर बौद्ध धर्म जो है वो इंडियन थे और वो वहां गए हुए थे। बौद्ध धर्म वहां पर कहाँ से फैला है भाई, चाइना में कैसे फैला है? इंडिया की वजह से तो फैला है धर्म वहां पर, बौद्ध धर्म। इंडिया में ही बौद्ध धर्म का जन्म जो है वो माना जाता है। फिर यहाँ से वो चाइना गए, तो केवल और केवल व्यापार नहीं हुआ, इन सब चीजों का जो है वो ट्रांसपोर्टेशन हुआ इधर से। और आज की कंडीशन में हम यहाँ पर हैं। आप कई रशियंस को देखोगे वो इंडियन से शादी कर रही हैं, कई इंडियंस को देखोगे वो जापान में जाकर या चाइना में जाकर शादी कर रहे हैं। तो दोनों की संतानें जो होगी, उत्पन्न होंगी, वो दोनों मान्यताओं को मानने वाली होंगी ना। तो वही चीज कल्चर आगे बढ़ेगा तो कितना ज्यादा चेंजेस आएगा, बस आप भी वही चेंजेस हो जो हजार, जो 100-200 साल पहले किया गया है ना। तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, ये स्मृति शिला पर एक जहाज का चित्र है, गोवा संग्रहालय, 10वीं शताब्दी। 10वीं शताब्दी मतलब कि मौर्य वंश के दौरान की ये शिला है। मौर्य वंश कब था? आज से 1000 साल पहले करीबन, समझ लो 1000 साल पहले तब की ये शिला है। और हो सकता है एग्जैक्टली डेट पता नहीं हो, उससे भी पहले की हो सकती है। तो इसमें जो है एक नाविक दिखाया हुआ है, और नाव से जो है वो व्यापार व्यापार करते हुए दिखाया हुआ है शिला में। तब भी व्यापार होता था, सोचो, अलग तरीके से होता था, अलग साधनों से होता था, लेकिन होता था, अलग चीजों का होता था। अभी आप देखोगे कि मैगजीन वगैरह इधर से उधर जा रही हैं, या फिर फल सब्जियां वगैरह जा रही हैं, उस टाइम फल सब्जियां जाती थी, लेकिन ऐसी चीजें जो खराब ना हो वो ज्यादा जाती थी। कपड़ा जिसमें से एक था, है ना, जिसमें सिल्क जो है, आप समझ पा रहे हो, सिल्क रूट, इसीलिए नाम पड़ा। तो अगले ही पेज पर सिल्क रूट के बारे में आता है। आपको सिल्क रूट नहीं पता है तो आपने फिर इस चैप्टर को पढ़ा ही नहीं है। शुरुआती सिल्क रूट से होती है। सिल्क रूट क्या था? चाइना में, नाम से ही सिद्ध हो रहा है ना, रेशम। केवल अगर रेशम के लिए नहीं था, चाइना से जो रेशम उत्पादित होता था, सबसे पहले चाइना में ही बना। रेशम कीड़ा होता है, कीड़े से बनता है, आपने देखा है वीडियो। उस कीड़े से रेशम प्राप्त करके जो है वो इतना अच्छा रेशम, क्योंकि अभी तक रेशम से पहले कपड़े बन रहे थे, कपास से बन रहे थे वो कपड़े। रेशम जो है वो पतली क्वालिटी का रेशा होता था और बहुत मजबूत होता है। इसके कारण से जो है इसको जो है, इससे जब कपड़े बनाए जाते हैं तो दिखने में भी सुंदर, सिल्क, मजबूत भी, लंबा चलने वाले। तो इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ गई। चाइना ने अपने यहाँ से जो सिल्क बनाया जा रहा था, वो एक रास्ता डेवलप कर दिया कि इस रास्ते से जो है वो यूरोप तक पहुंचाया, और भारत में भी आया उसी रास्ते से।
तो सिल्क मार्ग एक ऐसा मार्ग था जो चाइना को यूरोप से जोड़ता था और दक्षिण एशिया से जोड़ता था। दक्षिण एशिया में भारत, श्रीलंका वगैरह आ जाता। तो सिल्क रूट से केवल और केवल सिल्क नहीं ले जाया गया, और भी व्यापार किया गया, है ना। तो सबसे पहले तो सिल्क रूट ही आपको जो है पता होना चाहिए। इसी रास्ते से चीनी पॉटरी जाती थी, चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े एवं मसाले दूसरी दुनिया के भागों तक पहुंचते थे। वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। तो जो स्वर्ण काल बोला जाता है ना, तो ये स्वर्ण काल ही था। यहाँ से सामान बेचते थे हम, और वहां से सोना चांदी जो है यहाँ आता था, है ना। व्यापार और सांस्कृतिक दृष्टि से भी भोजन किया था, स्पेगेटी और आलू। तो इसमें यही दिखा हुआ है कैसे जो है वो चाइना से जो है वो स्पेगेटी जो है वो दूसरे देशों में पहुंची। और अभी आप अगर पिज्जा खाते होंगे तो भारत में पिज्जा भी आने लगा, ये इटली की देन है, इटली में बना था पिज्जा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दूसरे देश से का के कारण से, ये भूमंडलीकृत विश्व के कारण से, ये लोग बागों के इधर उधर से जाने के कारण से, है ना। आपने शायद गोवा के कल्चर के बारे में पढ़ा होगा। आपने इंग्लिश के एक चैप्टर आता है आपके उसमें, जिसमें आप बात करते हैं कि जो पुराने गोवन होते हैं, गोवंस मतलब कि जो मतलब पुराने गोवा के रहने वाले, वो कैसा महसूस करते हैं, वो नॉस्टैल्जिक क्यों हो जाते हैं अपने बारे में। तो वो बताते हैं कि भाई उन लोगों को ब्रेड बहुत पसंद थी। तो पोर्टुगीज जिनको बोलते हैं, पुर्तगाल, गोवा पे एक टाइम पुर्तगालियों का शासन था। अब पुर्तगाली तो चले गए, यहाँ आए थे तो उन्होंने व्यवस्था अपनी, जो जैसे वहां रहते थे पुर्तगाल में वैसे यहाँ भी रहने लगे थे, तरह तरह की ब्रेड बनाते थे। तरह तरह की ब्रेड्स, एक्चुअली वो रोटी को भी ब्रेड बोलते हैं, तो वो भी उनके लिए ब्रेड थी। उनको बहुत पसंद थी और हर त्योहार में शामिल भी होती थी। अभी आप जाओगे तो पुराने गोवा के लोग जो तरह तरह की ब्रेड अभी भी बनाते हैं। तो वो कल्चर यहाँ रसभस है। अच्छा, उनके बच्चों को अगर पसंद आएगी वो चीज़, वो हेरिटेज मानेंगे, अगर उनको विरासत मानेंगे तो उसको संभाल कर रखेंगे, लगातार उसको बनाते रहेंगे, त्योहार में उसको शामिल करेंगे। बिल्कुल, है ना। आप देखोगे अपने यहाँ जैसे एक परंपरा है कि जो है वो जब किसी के यहाँ शादी वगैरह होती है, तो आप देखोगे पपड़ी वगैरह बनाई जाती है बिना नमक की। वो विरासत में मिली हुई चीज है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा। अब वो कारण हमें अननोन नहीं है, हम जो है उसको बोल लेते हैं कि भाई हमारे पुरखों की पूजा और इस दिन ये तो बनता ही है। अगर आप दाई दादा से पूछोगे क्यों बनता है, हो सकता हो कुछ कुछ को बहुत पता भी हो उसके बारे में हिस्ट्री, लेकिन कुछ बोल देंगे बनता है तो बनता है, बाप दादा ने हमको सिखाया है तो हम कुछ चीज कर रहे हैं। आपके ऊपर है ये, आप उस मन्नत को पहचानो। वो विरासत में मिली है, आपके पूर्वजों ने ऐसे नहीं शुरू करी होगी, उसके पीछे पक्के में कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा, पक्के में 100%। हमें पता नहीं है वो बात अलग है, लेकिन पक्के में एक ना एक पूजन रहा होगा। एक हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चों के यहाँ होती होगी, बाबू की दोज जो है एक पूजा होती है। उसमें मूर्ति पूजा नहीं होती, मूर्ति का कोई लेना देना नहीं होता उस पूजा में। बहुत पुरानी पूजा है, बहुत पुरानी। जहाँ आदिवासी जैसे जमाने के से पूजा करते हैं ना, तो वो लोग जो है घर के मुखिया के जो है हाथ की पूजा करते हैं, घर के मुखिया की पूजा करते हैं, कि उसी को देव मानते हैं, देवता मानते हैं। ये विरासत है, परंपरा है, हमको अपने पूर्वजों से मिली हुई, उसका रीजन नहीं पता हमें कि क्यों कर रहे हैं हम पूजा। अम, मैंने अपने दादाजी से पूछा तो बोले ब्रह्मदेव की पूजा है, वो ब्रह्मा की पूजा है। उन्होंने वो बताया, हो सकता है मैं आगे सर्च करूं उसके बारे में जानूं तो समझ में आएगा कि भाई ये पूजा तो इसके बारे में है। क्योंकि हमारे बहुत उसको, उस विरासत को संभाले हो सकता हो हजारों साल निकल चुके हो, उसका जिस मकसद से शुरू करी की गई हो, वो उसका औचित्य गुम गया हो, कहीं विलोप हो गया हो। तो ऐसा होता है ना। इसी प्रकार से जो है इसके बारे में भी है कि जो परंपराएं हैं वो शुरू की गई, जैसे गोवा के बारे में बात कर रहा था मैं, तो वो आए थे यहाँ पर शुरू हुई, हो सकता हो 4-5 पीढ़ी निकल जाए तो गोवा लोग जो है वहाँ के लोग समझेंगे भाई ब्रेड तो हमारे यहाँ बचपन से चली आ रही, स्टार्टिंग से जब से पृथ्वी बनी है तब से चली आ रही। लेकिन उसके बारे में उनको अगर हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो पता चलेगा, वैसे ही हमारे साथ भी है। हमारी जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, वो कुछ ना किसी कारण से शुरू किए गए थे, और वो कारण कहीं ना कहीं विलुप्त हो गए हैं, है ना। चलो, आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। कुछ मूंगफली, सोयाबीन हमारे डेली लाइफ का हिस्सा है ये। आपके घर में, मेरे को जहां तक उम्मीद है, ज्यादातर बच्चों के घरों में सोया ऑयल आ रहा होगा, सोयाबीन का तेल आ रहा होगा। मूंगफली के बिना आपका फलाहार नहीं बन सकता भाई। मक्का, टमाटर के बिना आप सोच सकते हो जिंदगी 500 साल पहले, सोचो कैसे सब्जी बनती होगी यार, कैसे खाना खाते होंगे, है ना। अगर सोचोगे तो अपने आप ही लगेगा कि ये नहीं था 500 साल पहले, शकरकंद तो फिर भी चल जाता है, लेकिन मिर्च नहीं थी, टमाटर नहीं था, आलू नहीं था। तो मतलब जो अपन कई लोग बोलते आते हैं कि हम तीखा खाते हैं, हमारा एक खानदान मतलब तीखा तीखा,
आपके पूर्वज क्या, हमारे सबके पूर्वज मिर्च खाते नहीं होंगे, 500 साल पहले थी नहीं। मतलब रामायण काल में अगर बात करें, महाभारत काल में मिर्च का बात ही नहीं होती थी। सोचो, मिर्च होती नहीं होगी अपने एरिया में इतना ज्यादा। हाँ, कुछ और होता होगा, लेकिन वो खाना कैसे खाते होंगे उस पे वो रिसर्च का विषय है। कैसे जो है वो भोजन पद्धति के बारे में बात करिए, मतलब कैसे खाते होंगे वो। और रामायण महाभारत के काल में तो फिर हद ही मची होगी कि क्या ही खाते होंगे वो लोग। क्योंकि मसाले भी मेरे ख्याल से बहुत कम मसाले जो है उस टाइम उपलब्ध होंगे, है ना। तो भूमंडलीकरण के कारण से, विश्व के कारण से। अच्छा, आलू के बारे में एक कहानी आती है। यहाँ एक वुमेन दिख दिख रही है डायग्राम में, जो कि आलू ढूंढ रही है खेत में से, खेती करने के बाद जो आलू टुकड़े बचे होंगे। तो हुआ क्या था, यहाँ पर देखो, साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की जिंदगी अमूल रूप से बदल गई थी। उनका भोजन बेहतर हो गया था, उनकी औसत उम्र बढ़ने लगी थी। आयरलैंड यूरोपीय देश है। आयरलैंड के गरीब काश्तकार जो आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि जब 1840 के दशक में मध्य में किसी बीमारी के कारण से आलू की फसल खराब हो गई तो लाखों लोग भूखे मर गए। मतलब सोचो, एक फसल ने इतना कांड मचा के रखा। अगर अभी वर्तमान के समय में आलू गायब हो जाए आपके मार्केट से, सब्जी भी नहीं, आलू मिल ही नहीं रहा है आलू, तो फिर भी शायद आप जिंदा रह सकते हो। यूरोप के लोग आलू पे इतने, क्योंकि सस्ती फसल थी, जल्दी उग जा रही थी, ज्यादा मेहनत नहीं थी, आसानी से उपलब्ध थी मार्केट में, इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए कि एक बीमारी से आलू खत्म हुआ। ये हमको सीख है भाई, हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है कि हमें किसी भी फसल पर या सब्जी पर इतना डिपेंडेंट नहीं होना है कि अगर वो खत्म हो जाए तो भाई हम जी ना पाए, है ना। बच्चों के साथ तो ये फसल तो दूर की बात है, मोबाइल को लेकर होने लगा भाई आजकल। बच्चों से मोबाइल छीन लो, अब बच्चे पीछे पड़ जाएंगे, भाई साहब मोबाइल कैसे छीन लिया आपने। इतने ज्यादा एक्टिव, हम मोबाइल के बिना जिंदगी नहीं, फांसी लगा लेंगे हम, मर जाएंगे हम, मोबाइल चाहिए हमको। ये सीख है हमारे लिए, किसी भी चीज को इतने आदी नहीं बना देना चाहिए कि आप जो है वो अगर खत्म हो जाए तो हम जी ना पाए। इंटरनेट के साथ ऐसा होने वाला है, कभी ना कभी तो होने वाला है। विजय, बीमारी और व्यापार। अब यहाँ पर जो है वो एक ऑब्जेक्टिव आता है कि 10 लाख लोग भूखमरी के कारण मर गए थे भाई, आलू की कमी की कारण से। तो सोचो, 10 लाख लोग, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, बिल्कुल सही आंकड़ा है। मेरे को यकीन नहीं हो रहा था। बहुत छोटी मोटा आंकड़ा नहीं है ये, 10 लाख लोग का आंकड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा आंकड़ा है। यूरोप में मर गए थे केवल आलू नहीं होने के कारण से। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि अमेरिका की खोज किसने करी थी, तो कोलंबस ने की थी। यहाँ पर दिख रहा है कहीं पर, कोलंबस का नाम कहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है, चलो जान दो। कोलंबस नाम के अंकल थे, वो भारत के लिए निकले थे यूरोप से। उनको भारत, देखो वर्ल्ड मैप पे अगर आप देखोगे तो यूरोप यहाँ पर है, भारत यहाँ पर है, और अमेरिका यहाँ पर है। तो उनको जब वो निकले तो उनको जाना इस साइड चाहिए था, वो गलती से निकल गए इस साइड। और उन्होंने जो है वो वेस्ट इंडीज के कोस्टल तट पर जो है वो देश मिला। गलती से अमेरिका की खोज हो गई, उनको एक बहुत बड़ा महाद्वीप मिल गया जिस पे जो है अभी तक कोई नहीं रहता था, खाली पड़ा हुआ था और खनिज संपदाओं से भरपूर था। तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। 17वीं शताब्दी के आते आते पूरे यूरोप में, अम, इसमें लिखा है ना 16वीं शताब्दी सदी से उसकी भूमि में बेशाक खोज कब हुई थी उसके बारे में नहीं लिखा गया। लाखों साल से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन 16वीं सदी से उसकी विशाल भूमि में बेसाब फसलों व खनिज पदार्थ हर दिशा में जीवन रूप को बदलने लगे। एक बार मेरे को देखना है कोलंबस की खोज कब हुई थी, मतलब अमेरिका की खोज कब, किस सन में हुई थी, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम तो पता नहीं होगा, डेट तो पता नहीं होगा कि इस डेट पे लैंड किया वो, लेकिन ईयर अराउंड तो पता होगा। व्हेन वाज अमेरिका डिस्कवर्ड। दिशा में चलो, दिशा में चलो, दिशा में चलो, 1492 लिखा आ रहा है। 19 ओ 1492, 1492 में जो है वो क्रिस्टोफर कोलंबस, पूरा नाम था इनका, क्रिस्टोफर कोलंबस, ऐसे दिखते थे अंकल। इनकी पेंटिंग मौजूद है, तोंद निकली हुई है। ज्यादातर राजे जो पुराने लोग हैं इनकी तोंद निकली रहती है, राजा लोगों की। मतलब जिसकी तोंद निकली है वो अपने आप को बुरा ना समझे, वो राजा है। मैं भी सोच रहा हूँ
कौन एक्सरसाइज करे, फालतू में तोन बढ़ाओ, राजा कहलाओ। क्या रखा है सिक्स पैक एक्स एट एक्स एट एट एक्स बनाने में? फैमिली पैक बनाओ सबसे अच्छा। तो निकोलस कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी 1492 में, मतलब 15वीं शताब्दी में। और फिर 16वीं शताब्दी आते आते, 16वीं शताब्दी मतलब 100 साल बाद, 100 सालों तक वहां पर फिर खनिज संपदा बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो यहाँ पर एक जिक्र आता है एल डोराडो के बारे में। तो ये बड़ा बहुत वैसा कॉन्सेप्ट है। तो यूरोप में ऐसी भ्रांति फैल गई कि अमेरिका में, मेक्सिको में एक जगह है जहां पर सोने की खान है, भयंकर सोना ही सोना है। तो ये अफवाह थी। इसको एल डोराडो के नाम से जाना जाता है कि एक शहर है जहां पर जो है वो सोने की खान है, सोना ही सोना है, सोना ही सोना है। अमेरिका में। अफवाह कहाँ फैली थी? यूरोप में। तो उन लोगों ने जो है वो सोचा कि भाई मैक्सिको पर कब्जा करना चाहिए। 16वीं सदी के मध्य आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश, मतलब यूरोप, स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो चुका था। उन्होंने अमेरिका में जाकर आक्रमण कर दिया उस एल डोराडो के चक्कर में, है ना। तो ये एल डोराडो जो है वो सोने का शहर मानने लगे। कहाँ पर? मैक्सिको में, दक्षिणी अमेरिका में। मैक्सिको है एक देश है अभी के जमाने में, मैक्सिको। दक्षिण अमेरिका दो, अमेरिका दो है ना, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका में दक्षिण में जो है एक मैक्सिको नाम की कंट्री, सॉरी, उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में मैक्सिको नाम की कम, कम वो है, देश है। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में ब्राजील वगैरह है। गलती से मिस्टेक हो गई, नहीं समझ में आई क्या मिस्टेक हुई। तुम तो ठहरे परदेसी। अमेरिका का शेप ऐसा त्रिकोण के रूप में है ना। ऊपर वाला हिस्सा जो है वो कनाडा है, बीच वाला हिस्सा यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और नीचे जो है वो मैक्सिको है। यहाँ पर वेस्ट इंडीज के द्वीप्स हैं, जिसको त्रिनिदाद एंड टबाको बोलते हैं। बहुत सारे कंट्रीज हैं इसमें। वेस्ट इंडीज कोई एक देश का नाम नहीं, द्वीपों का समूह है, बहुत सारे देश शामिल है उसमें। इन सब द्वीपों ने मिलकर एक टीम बनाई है वेस्ट इंडीज क्रिकेट की। और ये दक्षिण अफ्रीका है, यहाँ पर जो है वो ब्राजील वगैरह देश हैं, ब्राजील वगैरह के नाम जानते होंगे आप। तो इधर की बात हो रही है, इधर की, मैक्सिको की। उत्तरी अमेरिका में दक्षिणी हिस्से में मैक्सिको में, वहां पर एल डोराडो नाम के एक शहर की अफवाह फैल गई कि यहाँ पर एक सोने से जो है, सोने का शहर है जो कि बहुत ज्यादा धन संपदा है। तो इन लोगों ने क्या करा, यूरोप वालों ने, यूरोप ने वहां पर आक्रमण शुरू कर दिया। क्योंकि ये लोग जो है वो उस टाइम ताकतवर थे। इन्होंने जो है वहां पर आक्रमण शुरू कर दिया। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर, उपनिवेशवाद समझते हो ना, कॉलोनी। कॉलोनी मतलब कि अपना मेन जो देश है उसके अलावा भी दूसरे देश पर एक तरह से कब्जा करना, अपनी संस्कृति का प्रचार करना, अपना जो विचार है उनको प्रचार करना, है ना। तो वहां पर जिक्र आता है एल्डोराडो का। और इन्होंने जो है वो कैसे अमेरिका पे कब्जा किया, ये भी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो एक बार फिर से ज्वाइन करो, ये इंटरेस्टिंग कहानी, बहुत मजा आएगा इसको सुनने में कि कैसे जो है वो एक बीमारी को हथियार बनाया गया। इन्होंने हथियारों से नहीं लड़ा अमेरिका को, हथियारों से नहीं हरा है। इन्होंने जो है वो एक बीमारी को जो है अपना हथियार बनाया, कि बीमारी के माध्यम से अमेरिका को जीता। कैसे जीता? एक बार ज्वाइन करो, फिर से मजे आएंगे कहानी सुनने में।